हेलो नमस्कार मित्रों, मैं आपका होस्ट एंड गोस्ट मिस्टर सुनील मुड़ेतिया मिस्टर साइंस एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हैं। और हर वीडियो की भांति इस बार भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। सामान्य विज्ञान के अध्ययन में हम महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हर प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में अपने समान जीव उत्पन्न करने के लिए ये जो सिस्टम है जनन तंत्र, ये सब में विकसित होता है। और अपने समान जीवन उत्पन्न करने के लिए ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसकी भूमिका होती है। अपने समान अपनी जाति के जीव वंश प्रगति के लिए ये जनन आवश्यक है। चलिए अपन बात करते हैं। जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मानव में जनन क्रिया हेतु विशेष तंत्र पाया जाता है। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जो हमारे इस पृथ्वी के ऊपर अपने जीवन रूपी जो अपना जीवन काल पूरा करता है, उसमें उसका प्रत्येक मानव का जनन क्रिया हेतु विशेष तंत्र पाया जाता है, जिसे जनन तंत्र कहते हैं। और मानव के अंदर जो भी जनन की प्रक्रिया अपन देखते हैं, उसी प्रकार पादप और भी कोई जीव है जिनमें जनन की प्रक्रिया सब में अलग अलग होती है। मानव में जो है नर और मादा के रूप में जीवन यापन करने के लिए जो भी जीव है वो होते हैं। तो मानव एक लिंगी प्राणी होता है। एक लिंगी का मतलब है कि जनन क्रिया के लिए दो तथ्यों का होना आवश्यक है, नर और मादा। मनुष्य में एक लिंगी प्राणी का मतलब है कि या तो मनुष्य नर होता है या मनुष्य मादा होती है। इन दोनों के संयुग्मन से, इनके जो संयुग्मन से क्या होती है, जनन की क्रिया को संभव करा पाते हैं। पहले हम बात करते हैं नर जनन तंत्र की। नर जनन तंत्र को बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जननांग। जो नर जनन तंत्र में जननांग, जो मुख्य जननांग होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले उनके नाम पता होना चाहिए सबको कि कौन कौन से जननांग नर जनन तंत्र में पाए जाते हैं। पहला है वृषण टेस्टिस, दूसरा है अधिवृषण एपिडिडाइमिस। जो ये वृषण, अधिवृषण, ये शुक्रवाहिनी, इंग्लिश के नाम भी इसके साथ में लिख रखे हैं मैंने। वास डिफरेंसेस, वास डिफरेंस शुक्राशय, वास वेसिकल, प्रोस्टेट, रसकलन नलिका या सिसन, ये 6 प्रकार के इसके मुख्य जननांग पाए जाते हैं। नाम ध्यान रखिए, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट, रसकलन नलिका या सिसन, ये नर जनन तंत्र के मुख्य 6 जननांग होते हैं। इसकी हम चर्चा करेंगे प्रत्येक जननांग की, किस प्रकार उसकी इसके अंदर अपन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर बात करते हैं जो हमें गहनता की ओर ले जाता है। बात करते हैं वृषण। प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन शुक्राणु के निर्माण की जो प्रक्रिया में हम उनका तापमान हमारे शरीर के सामान्य तापमान से कम चाहिए। इस कारण ये शुक्राणु उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं और ये प्राथमिक जनन अंग है। वृषण हमारे नर जनन अंग का प्राथमिक जनन अंग है। शुरुआत जनन की इसी से होती है। वृषण की कोशिकाओं द्वारा नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण की जो कोशिकाएं हैं ये क्या करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है, जो नर युग्मक के रूप में इसको जानते हैं। नोट: शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। अगर शुक्राणु का निर्माण करने के लिए जो हमारा सामान्य तापमान है उससे कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर शुक्राणु हमारे शरीर के अंदर उदर गुहा में रहते हैं तो हमारे उसमें शरीर का तापमान अधिक होने के कारण शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता। इस कारण वो वृषण कोश में रहते हैं। यही कारण है कि वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित रहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान ज्यादा होता है, लेकिन शुक्राणु को ग्रोथ करने के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। बात करते हैं, कई बार शुक्राणु वृषण कोश में नहीं आ पाते। ये सामान्यतः कम मनुष्यों में देखने को मिलता है। उनके अंदर कोई ना कोई
मैकेनिज्म में कमी रह जाती है, जिसके कारण से शुक्राणु वृषण कोश में नहीं आ पाते हैं, उदर गुहा में ही रह जाते हैं। यह स्थिति क्रिप्टोकेरिडिज्म कहलाती है, जिसे बंध्यता भी बोलते हैं। जिसमें उदर कोश वृषण कोश में शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते हैं और उदर गुहा में ही रह जाते हैं। तो ये क्रिप्टोकेरिडिज्म रोग या एक प्रकार का जो मानते हैं, अगर शुक्राणु वृषण कोश के बाहर वृषण कोश में नहीं आते हैं तो किस स्थिति को क्या कहेंगे? क्रिप्टोकेरिडिज्म। परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि अगर शुक्राणु वृषण कोश में नहीं आ पाते तो ये किस प्रकार की स्थिति होती है? क्रिप्टोकेरिडिज्म। अब बात करते हैं शुक्राणु की सामान्य संरचना। शुक्राणु की सामान्य लंबाई 5 माइक्रोन होती है और इसके 3 भाग होते हैं। शुक्राणु की संरचना देखते हैं। 3 भाग सिर टोपीनुमा भाग है जो गोलचिकाई एक्रोसोम का निर्माण करती है, और ग्रीवा पूंछ। शुक्राणु के सिर ग्रीवा पूंछ 3 भाग में बटा हुआ होता है और शुक्राणु का सामान्यतः जीवन काल 30 दिन का होता है। अगर सामान्य मनुष्य में अगर शुक्राणु का जीवन काल पहुंचे तो कितने दिन? 30 दिन। 30 दिन बाद में शुक्राणु वापस नए निर्माण होना शुरू हो जाते हैं और पुराने शुक्राणु नष्ट होना शुरू कर देते हैं। फिर बात करते हैं मैथुन के बाद में। अगर किसी नर का मादा से संयुग्मन हो गया है, निषेचन हो गया है, तो उसमें शुक्राणु का जीवन काल 72 घंटे माना जाता है या होता है। परीक्षा में ये सवाल पूछ सकते हैं। शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन, कितने भाग होते हैं? 3। सिर, ग्रीवा और पूंछ 3 भाग होते हैं। शुक्राणु का सामान्य जीवन काल 30 दिन। मैथुन के बाद में जीवन काल 72 घंटे। वृषण में एक प्रकार का द्रव भरा होता है, जो भी जहाँ शुक्राणु का निर्माण होता है, वृषण टेस्टिस जिसे बोलते हैं, उसके अंदर एक द्रव्य भरा होता है। इसे वृषण द्रव्य या सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। वृषण में पाई जाने वाला द्रव्य नेचुरली वृषण द्रव्य उसे बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इसको इंग्लिश में सेमिनल फ्लूइड भी कहते हैं। वृषण में शुक्रजनन नलिकाएं उपस्थित होती है। देखो वृषण में क्या पाई जाती है? जो शुक्राणु का निर्माण करने वाली है, जो वो शुक्रजनन नलिकाएं उपस्थित होती है। जो छल्लेदार नलिकाएं होती है, इनके मध्य अंतराली नलिकाएं के समूह पाए जाते हैं। इनके जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, इनके मध्य अंतराली नलिकाएं का समूह पाया जाता है। जो नर जनन हार्मोन, देखो मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो इसका स्राव करती है। अंतराली नलिकाएं क्या करती है? नर हार्मोन जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है। और शुक्राणु का संचय परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का संचय कहाँ होता है, किस स्थान में होता है? तो अधिवृषण में शुक्राणु का संचय होता है। बात करते हैं कि ये शुक्राणु है, इसका कार्य क्या है। देखो शुक्राणु के कार्य हम विशेष रूप से बात करते हैं कि जो वृषण है, इसके कार्य है कि शुक्राणु का निर्माण करना। वृषण का जो महत्वपूर्ण जननांग है, इसका मेन कार्य होता है कि शुक्राणु का निर्माण करता है, और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण भी ये अंतराली नलिकाओं के द्वारा ये करता है। इस प्रकार ये जो प्रथम मुख्य जननांग हमने पढ़ा है वृषण, इसके लिए देखो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर इसका सामान्य, इसकी लंबाई, इसके भाग, इसका जीवन काल और इसके बारे में शुक्राणु संचय जो अधिवृषण में होता है, इनसे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। और आपको डिटेल में पढ़ाया इसलिए गया है कि इससे कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से न छूटे। सारे अगर इससे कोई प्रश्न आपके आता है तो आप सभी अच्छे से उसको कर पाए। हाँ, तो नर जनन तंत्र में जो हमने पहला जननांग पढ़ लिया था वर्षण, दूसरा पढ़ रहे हैं अधिवर्षण या एपिडिडाइमिस। यह लगभग 5 से 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिकाकार संरचना में होता है, जो वर्षण के पीछे स्थित होता है। इनका मुख्य कार्य होता है, ये शुक्राणु का संचय करती है और ये शुक्राणु के परिपक्वन और योग्यता अर्जन और सक्रियता प्राप्त करते हैं। जो भी शुक्राणु है उनको मैच्योरिटी और योग्यता, जिस प्रकार वो जनन करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, इन सबका परिपक्वन और संचय किसमें होता है? अधिवर्षण में
होता है। फिर तीसरा जननांग है शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस। अधिवर्षण का अंतिम भाग पतला होकर नलिकाकार हो जाता है। जो भी द्वितीय जननांग हमने पढ़ा है अधिवर्षण, इसका अंतिम भाग पतला होकर एक नलिकाकार संरचना के रूप में बन जाता है और यही भाग शुक्रवाहिनी या वास्ट डिफरेंस कहलाता है। अधिवर्षण से शुक्र नलिका पहुंचते हैं। अधिवर्षण से शुक्राणु कहाँ पहुंचते हैं? शुक्र नलिका में पहुंचते हैं। और शुक्रवाहिनी अधिवर्षण को शुक्राशय से जोड़ती है। जो शुक्रवाहिनी है ये अधिवर्षण को किससे जोड़ती है? शुक्राशय से जोड़ती है। ये शुक्राणु को आगे की ओर बढ़ाने का कार्य करती है। जो भी शुक्रवाहिनी है वास्ट डिफरेंस है, इसका मुख्य कार्य है ये शुक्राणु को आगे की ओर बढ़ाने में क्या करती है? मदद करती है। और महत्वपूर्ण प्रश्न, परिवार नियोजन के दौरान शुक्रवाहिनी जो भी पुरुष है उनमें नसबंदी का जो कार्यक्रम होता है उसमें परिवार नियोजन के अंतर्गत शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। इसे वेस्कोटोमी कहते हैं। अगर पुरुषों में अगर नसबंदी होती है तो उसको वेसोक्टोमी कहते हैं, जिसमें क्या करते हैं? शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। इसके बाद में शुक्राणु जनन अंग तक नहीं पहुंचेंगे और परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है उसमें ये होता था। और महिलाओं में अगर ऑपरेशन अपन कहते हैं ना कि बच्चे अब नहीं होंगे, तो उसका कारण है कि महिलाओं में अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। जो भी अंड नलिका अंडवाहिनी जिसके अंदर अंडे उनके पहुंचते हैं, तो महिलाओं में अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अगर आपको पूछे कि वेसोक्टोमी क्या है, तो एक पुरुषों में जो शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? वेसोक्टोमी। और महिलाओं में अगर जो नसबंदी का ऑपरेशन होता है उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। शुक्राशय या वेसिकल, जो जननांग का चौथा भाग है शुक्राशय या वॉस वेसिकल, यह एक जोड़ी पतली पेशी युक्त थैली समान संरचना होती है। देखो वर्षण कोश है, इसके अंदर भी आपने देखा कि थैले की समान संरचना पाई जाती है। तो शुक्राशय वास वेसिकल एक जोड़ी पतली पेशी युक्त थैली समान संरचना होती है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर होता है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि है उसके ऊपर स्थित होती है। दोनों ओर शुक्राशय मिलकर रसकलनी नलिका का निर्माण करते हैं। जो दोनों तरफ के जो शुक्राशय है वो मिलकर क्या करते हैं? जो सीसन है रसकलनी नलिका इसका निर्माण करते हैं। शुक्राशय से एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। उस पदार्थ में प्रोस्टाग्लैंडिस, साल्ट, मिनरल, फ्रुक्टोज, शुगर भी उपस्थित होते हैं। रसकलन नलिका या सीसन, सीसन के माध्यम से ही शुक्राणु मादा के जनन तंत्र में पहुंचते हैं। यह शुक्राशय के आगे एक जोड़ी नलिकाकार संरचना पाई जाती है। इसके द्वारा सीमन मूत्र मार्ग में डाला जाता है। मूत्र मार्ग के चारों ओर बेलनाकार संरचना के रूप में सीसन का निर्माण होता है। और अब मैं पूछ सकते सीसन क्या है? संयोजी ऊतकों के बने तंतुओं से इसका निर्माण होता है। ना तो सीसन के अंदर कोई किसी प्रकार की हड्डी या पेशियां पाई जाती है। सीसन संयोजी ऊतकों के बने तंतुओं से निर्मित होता है। और नर जनन तंत्र में जो सहायक ग्रंथियां हैं उनके नाम, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्लैंड जिसको बल्बो यूरिथर ग्लैंड भी कहते हैं, परफ्यूसियल पेरिनियल ग्रंथियां। ये 5 ग्रंथियां हैं जो नर जनन तंत्र में क्या करती है? सहायक ग्रंथियों के रूप में इनकी भूमिका निभाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्लैंड, बल्बो यूरेथर, परफ्यूसियल पेरिनियल ग्लैंड। इस प्रकार आपने आज के टॉपिक में पढ़ा है नर जनन तंत्र के बारे में अध्ययन। मुझे विश्वास है और आशा है कि आपने सामान्य विज्ञान के जो महत्वपूर्ण टॉपिक नर जनन तंत्र पे हमने आज चर्चा की है वो चर्चा हमारी सफल रही होगी और आप इसके अंदर और भी कुछ बेहतर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो एग्जाम की दृष्टि से आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। आगे भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मादा जनन तंत्र की। तब तक आप इस वीडियो को अपने प्रतियोगी छात्र और जो भी एकेडमिक छात्र तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाने की आप एक श्रृंखला बनाएं
और निरंतर मेरे जो चैनल है इस पर आप जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरी मेहनत आपके सब्सक्राइब और लाइक और शेयर से ही दिखेगी। मैं केवल मेरे लिए नहीं, मैं अपने छोटे भाई बहन जो भर्तियों की परीक्षा की नियमित तैयारी कर रहे हैं और दिन रात अपनी पढ़ाई पर पूरी मेहनत जी जान लौटा रहे हैं, उनके लिए कर रहा हूँ। तो मेरी वीडियो को आप पसंद करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।